Hello everyone. First of all, I welcome to each and everyone in your favorite YouTube channel, which is Haryani Physics channel. So let's start today's topic. जैसा कि हम जानते हैं कि हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो आप YouTube पे टाइप कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रोडक्शन बेस्ट वीडियो बाय सचिन जटराना। वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। 1 घंटा और 22 मिनट की वीडियो है। अगर आप डीपली इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसका लेक्चर 02। हमने ये फिनोमेना देखा है, ये फिनोमेना देखा है और ये फिनोमेना देखा है। ये फिनोमेना है क्या? जब आप कॉम को आप जब बालों में रब करते हो या किसी दूसरी चीज़ के साथ रब करते हो तो पेपर ऑफ पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो हमने क्या कहा कि उसके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। तो वो चार्ज जब स्टैटिक रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब वो चार्ज चलेगा तो क्या बनाएगा? करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉम जो है वो क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर के ऊपर चार्ज चलता नहीं, आपको पता है। और क्या होता है, एक विशेष चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमने पढ़ी थी, जिसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाएंगे। मान लीजिए एक एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब तक वो इक्वल रहेंगे नंबर में तब तक उसका चार्ज क्या रहेगा? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ लेना आप इंट्रोडक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसके अंदर क्या होता है? उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे में चले जाते हैं। तो जिसके इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ऐसे कॉम जो है वो पेपर ऑफ पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या कहते हैं? उसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया। जब दो चीज़ों को आप रब करते हो तो दोनों चीज़ें सेम अमाउंट में चार्ज होती हैं। अगर मैं कहूँ इसके ऊपर जितना चार्ज है दूसरी चीज़ के ऊपर भी चार्ज के अमाउंट उतनी ही रहती है। कभी आप ये सोचो, दोनों चीज़ें साथ चार्ज होती हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज होगी तो एक नेगेटिवली चार्ज होगी, दो बॉडीज़। और इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं हम। हमने पढ़ा हुआ था क्लाउड्स के अंदर भी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लेना। तो इस तरह से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जा सकता है भाई इसको। तो इसकी एक ख़ास बात है कि एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अगर इतना एरिया में ही रब कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का इतना एरिया ही चार्ज होगा। भाई कभी आप ये सोचते हो कि ये पूरा चार्ज हो जाएगा? नहीं। जिस चीज़ को आप रब कर रहे हो जिस चीज़ के साथ और जितने एरिया में आप फ्रिक्शन कर रहे हो उतना एरिया ही चार्ज होता है। इसके ऊपर जितना चार्ज आएगा दूसरे एरिया के ऊपर भी उतना ही चार्ज आएगा, सेम मैग्नीट्यूड में, सेम अमाउंट में। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ऐसा होता क्या है कि एक बॉडी को दूसरी के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं। लूजली बाउंड, जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स वो निकल जाएंगे। वर्क फंक्शन के बराबर उसको एनर्जी मिलेगी। मान लीजिए किसी बॉडी में से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहते हो, मान लीजिए किसी बॉडी में से आप इलेक्ट्रॉन को, आपको पता है कि ये इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है? 0 नेट चार्ज। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, इसलिए नेट चार्ज क्या रह जाता है? 0। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप इस चीज़ में से मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं इस मेटल में से, तो आप 5 जूल एनर्जी देते हो तो ये 5 जूल क्या बोला जाएगा? वर्क फंक्शन बोला जाएगा इसका, वर्क फंक्शन। आपको कुछ काम करना पड़ रहा है और वो काम कितना है? 5 जूल। तो हमने उसको एक क्वांटिटी बना दिया फिजिक्स की, वर्क फंक्शन कहलाएगा वो। ये मान लीजिए सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो, ये ग्लास की रोड है, ग्लास रोड,
ग्लास का मटेरियल मान लीजिए, इससे एक इलेक्ट्रॉन को आप किनारे से बाहर निकालना चाहते हो तो आपको मान लीजिए 10 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका वर्क फंक्शन कितना हो गया, इसका वर्क फंक्शन क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया 10। अभी आपको पता है अगर आप एक सिल्क क्लॉथ के साथ एक ग्लास रोड या फिर किसी ग्लास के मेटेरियल को अगर हम रब करते हैं तो क्या होता है, तो ग्लास के मेटेरियल को अगर हम रब करेंगे तो क्या होगा कि जो रबिंग में हम वर्क कर रहे हैं वो हीट में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर किसी मेटेरियल का वर्क फंक्शन जो है वो अगर ज़्यादा है तो उसके इलेक्ट्रॉन पहले नहीं निकलेंगे। मान लीजिए सिल्क क्लॉथ जो है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, सिल्क क्लॉथ का, और आपको दिखाई दे रहा है ग्लास का जो वर्क फंक्शन है वो 5 है। तो क्या होगा, पहले जो है ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ग्लास के इलेक्ट्रॉन निकले और इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी। और इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर आ गए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। इस तरह से दोनों चीज़ें इक्वली चार्ज होती हैं। जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है हमारे को पता है, जैसे चार्ज कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज जैसा कि हमारे को पता है, बेसिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, चार्ज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इनमें क्या होता है, दुश्मनी, रिपल्शन, एक दूसरे के ये दुश्मन हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें क्या है, अट्रैक्शन। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये 2 टाइप होते हैं चार्ज के, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और कैपिटल सी इसका सिंबल रहेगा। अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो यूनिट के तौर पे, पूरा नाम आप लिख रहे हो तो स्मॉल सी आपको लिखना पड़ेगा, और एज ए सिंबल आप लिख रहे हो जैसे 5 कूलम चार्ज तो 5C लिखना पड़ेगा। 5C इज कैपिटल, C इज कैपिटल हेयर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है। अगर फिजिक्स में हम चार्ज को पढ़ रहे हैं तो ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये भी बताना पड़ता है। लेट मी टेल यू, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है भाई। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड में जैसे 5 कूलम चार्ज आएगा या 2 कूलम चार्ज आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, कूलम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की। कभी आप ये सोचो, बताऊंगा इसको भी कि 1 कूलम चार्ज में कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हमारे को चाहिए 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। पहले बेसिक प्रॉपर्टी करते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है या उसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है
तो उसका रीजन कौन है? एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी के ऊपर जो है वो 10 चार्ज है, नेगेटिव मान लीजिए 10 नेगेटिव, तो वो किसके कारण है? वो एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण है, एक एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आया है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन। आज के दिन हमारे को पता है कि डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं हमारी इस फील्ड में। हमारे को पता नहीं कितने पार्टिकल्स खोज रखे हैं हमने, मेजॉन्स, लेप्टॉन्स, बोजॉन्स, पता नहीं कितने पार्टिकल्स। हमने ये भी डिस्कवर कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी अपने छोटे पार्टिकल्स के बने। देखो पहले क्या थ्योरी थी? पहले हमारी ये थ्योरी थी कि हम मैटर को देखना चाहते थे कि मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, व्हाट इज़ द मैटर मेड अप ऑफ, किस चीज़ का बना हुआ है मैटर। तो हमने डिस्कवरी की, हम तोड़ते चले गए, मैटर को तोड़ते चले गए, और लास्ट में एक ऐसी स्टेज आई जिसके ऊपर फर्दर तोड़ना जो है वो मुश्किल हो गया। तब हमने क्या कहा कि जो है मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम का बना है, हमने उसको परमाणु नाम दिया, एटम। उसके बाद और डिस्कवरी, एटम के अंदर भी हमारे को और ज़्यादा उससे छोटे पार्टिकल्स मिल गए, और वो पार्टिकल्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एज यू नो। अब आज के दिन हमारी डिस्कवरी इतनी आगे बढ़ चुकी है, हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें ये भी अपने से छोटे बेसिक पार्टिकल्स के बने हुए हैं, और वो क्या कहलाते हैं? क्वार्क्स। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ये अपने से छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं जिनको क्या बोलेंगे? क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है आपको पता है? एक प्रोटॉन जो है उसमें 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। एक न्यूट्रॉन में क्या होते हैं? 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन में तीनों डाउन क्वार्क होते हैं। क्वार्क्स 2 टाइप के हैं, जैसे मैंने आपको बताया। क्वार्क के टाइप्स जो हैं वो, पहला क्या है? अप क्वार्क, और दूसरा क्या है? डाउन क्वार्क। एक अप क्वार्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन का 2/3, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, मान लीजिए पॉजिटिव 2/3 क्वार्क अप क्वार्क के ऊपर होता है, और एक डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3 ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट जितना स्मॉलेस्ट चार्ज है अपना। तो क्वार्क्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क हमने ये भी पता लगा लिया है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज बढ़ाने का काम कौन करता है? किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज बढ़ाने का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है। इसलिए स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हम किसको मानेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी को दूसरी के साथ रब करते हो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी कौन ट्रांसफ़र होता है? इलेक्ट्रॉन। क्वार्क्स ट्रांसफ़र नहीं होते। मान लीजिए स्मॉलेस्ट हैं, इससे छोटे हैं क्वार्क्स, हमारे को पता है इलेक्ट्रॉन से छोटे हैं क्वार्क्स, लेकिन फिर भी किसी बॉडी का जो चार्ज बढ़ाने का काम है वो ये नहीं करते। जब 2 चीज़ों को रब करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया है। ये आप ये कहोगे सर इनको स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों नहीं कहा गया? इनको स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये ट्रांसफ़र नहीं होते। कौन ट्रांसफ़र होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी जो थी चार्ज की वो हमने भी देख ली, हमने पढ़ ली। अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इनका मास कितना होता है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। -19 पावर है, मतलब बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड में चार्ज होता है, लेकिन क्या होता है? नेगेटिव। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 ×
-27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सो इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो हम कहें कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, दिखाई दे रहा है आपको, माइनस में जिसकी पावर जितनी बड़ी होगी उतना ही वो क्या हो जाएगा, मास में हल्का। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना हल्का कह लीजिए मास में, या हम क्या कहें, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्स 2000 टाइम्स। लगभग अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी होता है, ये मास है इनका। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज का जो सिंबल है वो हम ई से भी डिनोट कर सकते हैं। ई, चार्ज के लिए ई यूज किया जाता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन देख लिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देख लिया। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं। तो अपने पास 3 मेथड्स हैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। पहला क्या है, फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है इंडक्शन, एंड थर्ड मेथड इज कंडक्शन। किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए अपने पास 3 मेथड्स हैं। पहला फ्रिक्शन, फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकंड इंडक्शन और थर्ड क्या है, कंडक्शन। तो फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं, बाय रबिंग, एक को दूसरे के साथ रब करते हैं। तो रबिंग क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जनरेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिल्क क्लॉथ है, मान लीजिए ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर मैं ग्लास रोड रब कर रहा हूँ, ठीक है, ग्लास रोड रब कर रहा हूँ। तो रबिंग में क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन। और ग्लास रोड जो है, रबिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, रबिंग। तो रबिंग में क्या होगा, आफ्टर रबिंग जब आप इन दोनों को अलग करोगे तो सिल्क क्लॉथ जो है, सिल्क क्लॉथ वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। जबकि जो अपनी ग्लास रोड थी, ये ग्लास रोड, इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो उतना ही सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो रबिंग से क्या हुआ, चार्ज, रबिंग से ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकता है, हमारे को पता है। दूसरा मेथड क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है, इंडक्शन में हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं विदाउट कांटेक्ट। यहाँ पे हम रबिंग में क्या कर रहे थे, कांटेक्ट के साथ चार्ज कर रहे थे, एक दूसरे के साथ रब करके तब चार्ज कर रहे थे। लेकिन इंडक्शन में क्या है, इंडक्शन में हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे विदाउट टचिंग, बिना टच किए। कैसे, मान लीजिए ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, और आपने इसको चार्ज करना है।
ये स्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है, किसी स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है ये स्फीयर। मान लीजिए इसको हमने चार्ज करना है, तो यहाँ से हम एक ग्लास रोड, चार्ज्ड ग्लास रोड, हमारे को पता है कि ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में पढ़ा हुआ है आपने। तो ये जो है ये स्पेस, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा। जब इसको टच नहीं करना है हमने, हम इसको पास में लेके आएंगे बिल्कुल। जब इसको पास में लेके आओगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इधर इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव किसको रिपेल करता है, पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव इसके अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो अगर हम अगले स्टेप में इसको अर्थिंग कर दें, इस स्फीयर को, ये कोई मेटलिक स्फीयर है या कैसा भी, अगर हम इसको अर्थिंग कर दें, ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, मान लीजिए इसके ऊपर ये चार्ज आया हुआ था यहाँ पे। दूसरे स्टेप में क्या है, हम इसको अर्थिंग कर दें, ग्राउंड से कनेक्ट कर दें। ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया हमने। मान लीजिए कहेंगे कि ये चार्ज इधर चला जाएगा, या अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे और इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। चार्ज क्या हो जाएगा, या पॉजिटिव नेगेटिव मिलके उतना क्या हो जाएगा, 0। अब आप इस अर्थिंग को रिमूव कर दो, अर्थिंग को हटा दो। अर्थिंग को हटा दो तो ये चार्ज जो है वो ग्राउंड में चला गया था बाई अर्थिंग। अर्थ करने से ये चार्ज ग्राउंड में चला गया था, मान लीजिए न्यूट्रलाइज हो गया था। अब हम इसको भी हटा देते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा और ये पॉजिटिव पूरे इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, सारा नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम क्या कहेंगे, ये बॉडी चार्ज हो गई बाय द इंडक्शन। इंडक्शन में मतलब क्या है, विदाउट कॉन्टैक्ट के हमने चार्ज करनी है, ठीक है। अब कंडक्शन क्या है, कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, चार्ज ऑब्जेक्ट है मान लीजिए यही है, मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हम दूसरे नॉन चार्ज ऑब्जेक्ट से टच करवाते हैं, ये चार्ज नहीं है, तो रबिंग में क्या होगा, तो हम इसके ऊपर 0 चार्ज है, हम इसका टच करवाते हैं, तो टच करवाने पे क्या होगा, इसका कुछ चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे कि जब तक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, दोनों के ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी उतना ही सेम अमाउंट में और इसके ऊपर भी उतना ही। तो दोनों का पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं होता तब तक चार्ज फ्लो करेगा इस बॉडी से इस बॉडी में। मान लीजिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो यहाँ का चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आप इनको अब अलग अलग कर दो, ये दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी, तो ए तो चार्ज था ही अपना, अब साथ साथ बी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। चीज़ें समझ में, दोनों ऑब्जेक्ट्स ऐसे चार्ज हो जाते हैं। तो अपने पास 3 मेथड हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। देयर आर 3 मेथड्स।